नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऐसे विद्यार्थी जो बीपीएससी से निकली हुई 9वीं 10वीं कक्षा के लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले साल किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया था और ये पेपर हिंदी साहित्य के किस किस क्षेत्र से ज़्यादातर पूछा गया था, कहाँ से प्रश्न बन रहे थे, इन सभी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आगे जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसकी तैयारी हम कम समय में कैसे करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 11वीं 12वीं कक्षा के लिए भी आप सभी को रणनीति बताई थी, प्रश्न पत्र पर बातचीत किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 9वीं 10वीं पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी में कराता हूं या फिर उस एग्ज़ाम के बारे में बातचीत करता हूं, तो सबसे पहले हम प्लेलिस्ट ही बनाते हैं। तो आप जाकर चैनल पर जो भी अलग-अलग टैब बने हुए हैं, उन टैबों को देखिए। उसमें एक जगह आपको प्लेलिस्ट की टैब ज़रूर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप बीपीएससी से रिलेटेड, चाहे सिलेबस से संबंधित जानकारी हो, चाहे किताबों से रिलेटेड जानकारी हो, या फिर जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है, कैसे तैयारी करें, सभी चीज़ों पर आपको मैटर मिल जाएगा। तो थोड़ा-सा वक़्त देकर आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है? तो जब हम बीपीएससी के कक्षा 9वीं 10वीं के प्रश्न पत्र को देखें, तो इसमें हमें जो यहाँ पर दिखाई दिया कि कहाँ-कहाँ से सवाल पूछा गया है। सबसे पहले भाषा विज्ञान की बात करें, तो टीजीटी में कुल 6 प्रश्न भाषा विज्ञान से पूछे गए थे। मोटे तौर पर 6 प्रश्न पूछे गए। हिंदी साहित्य का इतिहास से कुल 12 प्रश्न पूछे गए। वैसे देखा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास सभी बिंदुओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो तकनीकी तौर पर विशुद्ध रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही रखे जा सकते हैं, जैसे काल विभाजन, नामकरण, ठीक है, या फिर कुछ प्रवृत्तियां हैं। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। इनकी संख्या रही 12। कुछ प्रश्न कथन से संबंधित रहे, ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही हैं, लेकिन आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि हमें मूल किताबों को पढ़ते हुए या फिर जो भी वन लाइनर किताबें आप पढ़ रहे हैं जिनका लेवल थोड़ा ठीक है, तो वहां जो कथन दिए गए हैं उनको भी गंभीरता से देखना है। तो कथन से रिलेटेड सवाल रहे 8। सुमेलित जैसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी हमने देखा और टीजीटी में भी। तो सुमेलित प्रश्नों की संख्या रही 3 के आसपास में। टीजीटी यानी 9वीं 10वीं कक्षा की जो परीक्षा हुई थी टीचर वैकेंसी के अंतर्गत, उसमें इस बार हमने देखा कि प्रमुख गद्य विधाओं को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर सवाल पूछे गए। उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, इनसे सवाल पूछे गए लगभग 24। यानी आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए आधुनिक काल के अंतर्गत जो भी गद्य विधाएं हैं, और उसमें भी प्रमुख गद्य विधाएं, उनको थोड़ा सा ध्यान देकर जाना पड़ेगा। उनकी संख्या लगभग 24 है। काव्य शास्त्र से भी सवाल पूछे गए थे, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको चौंकाने वाला आधार हो सकता है, क्योंकि प्रश्न पत्र जब हम देखेंगे, अभी इसी लेक्चर में मैं प्रश्न पत्र पर भी बातचीत करूंगा, तो इसमें हमने देखा कि भारतीय काव्य शास्त्र से 3 सवाल रहे और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से 4 सवाल। अब सवाल ये उठता है कि क्या 9वीं 10वीं की कक्षा के लिए हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा? तो पेपर यही कहता है कि थोड़ा बहुत सवाल यहाँ से आ सकता है। थोड़ा बहुत का मतलब 4 सवाल आया हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको आउट ऑफ सिलेबस भी मान सकते हैं, क्योंकि सिलेबस पर जब हम चर्चा किए थे तो उसमें सीधे-सीधे बताया हुआ है कि 9वीं 10वीं के लेवल का पेपर रहेगा, यानी आप जो ग्रेजुएशन किए हुए, ग्रेजुएशन में जो भी हिंदी का स्तर रहा है उस आधार पर पेपर रहेगा, ठीक है? और लेवल इसका क्या रहेगा? 9वीं 10वीं की कक्षा के पढ़ाने के स्तर का। तो वहाँ पर तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो हो सकता है कि बीए थर्ड ईयर इत्यादि में थोड़ा बहुत पोर्शन आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पर 4 सवाल पूछे गए हैं, जब हम चर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा। तो काव्य शास्त्र से 7 सवाल पूछे गए।
टीजीटी में एक यहाँ पर परिवर्तन किया पीजीटी के मुकाबले कि इसमें पैराग्राफ दे दिया है। 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से संबंधित रहा। एक अच्छा सा पैराग्राफ जो कि नैतिक लेवल का था और उस पे आधारित 5 सवाल आ गए। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सवाल आए 15, जबकि हम पीजीटी में देख रहे थे तो 22 सवाल थे, लेकिन टीजीटी में आप देख रहे हैं कि कम से कम 15 सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर आप बीपीएससी के माध्यम से 9वीं 10वीं क्लास के टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी बिंदुओं को देखना पड़ेगा। उसमें आप भाषा विज्ञान को भी ध्यान में रखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के समकालीन विमर्शों तक पूरा आपको देखना है। इसमें मैं थोड़ा सा विमर्श भी जोड़ सकता हूं क्योंकि 3-4 सवाल हमें इन 12 में विमर्शों से रिलेटेड भी रहे। ठीक है, तो विमर्शों को भी हमें ध्यान में रखना है, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर कथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि आलोचकों के कथन रहेंगे। सुमेलित प्रश्न को आराम से आप हल कर पाएंगे। प्रमुख गद्य विधाओं को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनकी संख्या मैंने देखा यहाँ पर ज्यादा है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस बार की परीक्षा में प्रमुख गद्य विधाएं आई, हो सकता है कि आगे जो एग्जाम होगा उसमें अन्य गद्य विधाएं आ जाए, तो दोनों को आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। काव्य शास्त्र भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पैराग्राफ को पढ़ने की कुछ प्रैक्टिस करके जाएंगे और आराम से पैराग्राफ पढ़ते हुए 5-6 क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको अच्छे से कर लेंगे। और हिंदी व्याकरण, इसको तो आपको विधिवत तरीके से पढ़कर जाना पड़ेगा। इसमें प्रश्न की संख्या घट बढ़ सकती है दोनों तरीके की। तो कुल 80 सवाल पूछे जाते हैं और उनके क्या क्या एरिया है, कहाँ कहाँ से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि पेपर में किस तरीके से सवाल पूछे गए थे। जो आप अगर पुराने सवाल देखेंगे पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो सवाल उसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा नए ढंग से इसमें पूछने का प्रयास किया गया। तो जल्दी से हम एक नजर इस पे डालेंगे। जो विद्यार्थी पहले इस एग्जाम में बैठ चुके हैं और सफलता भी हासिल कर चुके हैं और जो नहीं कर पाए हैं उनके पास तो एक अनुभव है, लेकिन जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार बैठना चाहते हैं वो ज्यादा इसको सीरियसली देखें। तो देख रहे हैं आप कि 2 घंटे का पेपर होगा, 120 नंबर्स का होगा और प्रश्न भी 120 ही रहेंगे, जिसमें कि 2 पार्ट में बटा गया है। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे, पार्ट 2 जिसमें 80 प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, दोनों को मिलाकर 120 प्रश्न हो गए। अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। आगे चल के देखेंगे कि जनरल स्टडीज में पेपर जो है, माध्यम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों है। दोनों को आप अच्छे से देख ले करके और जिस भाषा में आप अपने को कंफर्ट महसूस करते हैं उसमें आप इस प्रश्न को पढ़ते हुए आंसर दे सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जनरल स्टडीज का जो लेवल है वो अंक गणित, पीजीटी के समय भी मैं बोला था कि अंक गणित वाला ही सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर भी अंक गणित का ही सवाल आप देख रहे हैं। नॉर्मली हर परीक्षा में इसी तरीके का सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये आएगा 40 क्वेश्चन इससे रहेंगे। तो हम फोकस करेंगे हिंदी के पेपर पे, यानी हिंदी का जो यहाँ पर भाग है पार्ट 2, उस पर ही ज्यादा हम फोकस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सवाल कहाँ से आ रहे हैं और कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको कम समय मिलेगा तो क्या आप उसमें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब पेपर देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको कि आप न सुने हो या फिर कभी न पढ़े हो। जैसे देख रहे हैं आपकी भाषा विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पहले जहां प्रश्न पत्रों में 4 विकल्प हुआ करते थे, अब इसमें 5 विकल्प है। उसमें से 3 महत्वपूर्ण विकल्प है, 3 मेजर विकल्प हैं और 2 आप देख रहे हैं कि माइनर, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जब सही जानकारी होगी तो इन तीनों के आधार पर ही आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। तो राजस्थानी भाषा से रिलेटेड सवाल आ गया, फिर राजभाषा आयोग से संबंधित सवाल है, फिर आप देख रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, नहीं वाले पैटर्न पर सवाल यहाँ पर पूछा गया हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद खड़ी बोली से रिलेटेड यहाँ पर सवाल आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको भाषा विज्ञान भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। सुमेलित वाला प्रश्न यहाँ पर देखिए आया हुआ है जो कि बोली और क्षेत्र पर आधारित है, यानी कि भाषा विज्ञान से रिलेटेड ही
पोर्शन है ये। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप संविधान से रिलेटेड आ गया, जहाँ पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो उसमें पूछ लिया गया कि किस अनुच्छेद में विशेष निर्देश दिया गया है भारत के संविधान में हिंदी भाषा को लेकर। ठीक है, बदला हुआ है। जैसे कई जगह आप संविधान में पढ़ेंगे तो लिखा गया कि हिंदी के विकास और प्रसार प्रचार के लिए अनुच्छेद 351 में इसकी व्यवस्था की गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि विशेष निर्देश दिया गया है। तो प्रश्न का उत्तर वही है, लेकिन प्रश्न देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करके पूछा गया है, थोड़ा बदलते हुए पूछा गया है। तो इन्हीं चीजों को आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। तो इसको आप जल्दीबाजी में नहीं हल कर पाएंगे। यहाँ पर पहले आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा को ध्यान रखते हुए पहला इतिहास लिखने का प्रयास कितना किया गया। और इस प्रश्न की भाषा शैली आप देखिए, ऐसे लग रहा है कि किसी समाचार को आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं कि अब तक की जानकारी। पहले न्यूज आता था, जो संसद की कार्यवाही होती थी तो उसमें लिखा जाता था कि संसद की कार्यवाही चलने तक ये न्यूज रही। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि अब तक की जानकारी। पूछा जा सकता था यहाँ से भी सवाल, लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न बदल गया, उत्तर वही होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसी तरीके सवाल पूछे जाएंगे। अब रटंत रटंत वाले सवाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। कथन देखिए पूछा गया है, और ये ऐसा कथन है कि आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे। अगर इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको इस कथन से गुजरना ही पड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं। इसके बाद नाम से संबंधित देखिए सवाल पूछ लिया गया। इसी टाइप का सवाल पीजीटी में भी था, और ये सवाल केवल बीपीएससी ने नहीं पूछा है, बल्कि इसके पहले भी जितने प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए होंगे वहां ये सवाल आ ही जाता है। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं कि पत्रकारिता से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल है, फिर कथन से है। ठीक, यहाँ पर देखिए हिंदी नवरत्न से संबंधित है कि कौन शामिल है कौन नहीं। तो इस चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी हिंदी नवरत्न में कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छायावाद से रिलेटेड आ गया कथन। प्रश्न पुराने ही हैं, लेकिन थोड़े से नए रूप में आए हुए हैं। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, आप पढ़े ही होंगे सब। तब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कथन पूछ लिया गया। सुमेलित से संबंधित फिर एक सवाल आया, जो कि संप्रदायों से संबंधित है, भक्तिकालीन जो दार्शनिक मत है और उनके आचार्य हैं। इसका मतलब है कि इसको आपको परीक्षा के पहले कंफर्म करके एकदम जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ विद्यार्थी जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और एक एक दो दो नंबर से पीछे रह जा रहे हैं, उनको बस क्लियर करके जाना है। देख लीजिए, क्योंकि आपके पास अनुभव भी है, और नए विद्यार्थी तो अपने हिसाब से नोट कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए प्रपद्यवाद से संबंधित आ गया कि कौन कौन नहीं। तो जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, कोई ऐसा प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं है जिसको कि आप टच नहीं कर पा रहे हो। बस जरूरत है कंटिन्यूटी की। यहाँ पर देखिए शमशेर मूड्स के कवि हैं, मूड्स के कवि हैं, किस विजन के, किसी विजन के नहीं। ये आप किसी न किसी किताब में जरूर पढ़े होंगे, चाहे वन लाइनर किताब हो, चाहे कोई हिंदी साहित्य का इतिहास हो। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 1 महीने भी मिलता है तो आप आराम से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। कथन तर्क से रिलेटेड मुझे एक ही प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ा, उसको भी मैं कथन वाले में ही काउंट कर लिया हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से सवाल है, बड़ा लंबा सवाल पूछा गया है, और ये भी पाश्चात्य और संस्कृत काव्य साहित्य पर दोनों पर आधारित है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां भी पूछी गई हैं। अब जिस तरफ मैं संकेत कर रहा था कि ज्यादातर प्रमुख गद्य विधाओं से सवाल खूब पूछे गए, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उपन्यास से पूछ लिया गया, उपन्यास से पूछा गया। कुछ इतिहास से यहाँ पर देख रहे हैं आपकी अलंकारवादी, ये भी बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराना सवाल है ये। ठीक है, गद्य विधाओं में मैं जैसे बता रहा था कि नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक से रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है लगातार। और देखिए यहाँ पर पीजीटी का ही क्वेश्चन दोहरा दिया है, उसमें थोड़ा सा विस्तार से पूछा था कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, और उसमें भी नाटक का है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है क्वेश्चन को। एकांकी से रिलेटेड सवाल आ गया, गद्य विधाओं में मैं बात कर रहा था तो। ठीक है, फिर नाटक से रिलेटेड सवाल आ गया कि किसने अनुवाद किया है। और जब हम भारतेंदु योगीन नाटकों पर बात कर रहे थे तो हमने चर्चा की थी कि शकुंतला नाटक का अनुवाद किसने किया है, और ईयर को लेके भी हमने बात की थी कि 3 तरीके के ईयर मिलते हैं। यूजीसी नेट के पेपर को देखेंगे तो इसमें 1863 दिया है, नगेंद्र की किताब को देखेंगे तो 1862 दिया है,
रामचंद्र तिवारी को देखेंगे तो 1861। तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन देखिए प्रश्न आया हुआ है। तो जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सब्जेक्टिव तौर पर नोट्स दिए जा रहे हो चाहे ऑब्जेक्टिव तौर पर। अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया कहानीकार से, ठीक है, प्रगतिवादी कहानीकार कौन है? तो इसको कहीं ना कहीं आप पढ़े ही होंगे। कहानी संकलन जिंदगी और गुलाब के फूल। देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तरफ जो मैं संकेत कर रहा था, यहाँ पर देखिए विरेचन से संबंधित सवाल आ गया, विरेचन से आ गया। फिर भारतीय काव्य शास्त्र से आ गया अनुमितिवाद। इधर जो जैसे सवाल पूछा गया कि स्टील और एडिशन, न जाने मैं कितने प्रैक्टिस सेट में इस सवाल को आप सभी को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी खूब पूछा जाता है। तो पेपर आप देख रहे हैं कि नया नहीं है, बस आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको एकदम से क्लियर करके रखिए और ये चल के देखिए कि जो आप पढ़े हैं उसी में से आएगा। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ही आ गया। यहाँ पर वामन से रिलेट ये आ गया कि विशेषो गुणात्मा किसका सूत्र है। तो यहाँ पर रीति और गुण के बारे में कौन कौन आचार्य बात किए हुए हैं, तो ये आप सब कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। तो भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड भी सवाल आ रहे हैं, कुछ आलोचना से सवाल आ गए जिसमें कि पुरस्कार इत्यादि पूछा जा रहा है। इस तरीके के एक ही सवाल भारतीय काव्य शास्त्र से देखिए एक सवाल फिर आ गया कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किससे तुलना की गई और किसने किया है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ठीक है। उसका नाम नहीं दिया है इसमें, आप देख रहे हैं। तो जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न कहीं ना कहीं पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। कुछ कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि नए हो। अब जैसे तब्दील निगाहें, पहले सवाल पूछ लिया जाता था कि तब्दील निगाहें की लेखिका कौन है, लेकिन अब मॉडिफाई करते हुए पूछ लिया गया कि भाई तब्दील निगाहें जो है वो स्त्री विमर्श पर आधारित है। अब इतना आपको हिंट किया जा रहा है तो इसकी लेखिका कौन है, तो जाहिर सी बात है कि इसको जानते रहेंगे तो लेखिका को तुरंत बता देंगे। तो मेरिट वाला देखिए प्रश्न आ गया भारतीय काव्य शास्त्र से। मैं बता रहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में विमर्श से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें कि पहले आपने देख लिया स्त्री विमर्श आ गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर दलित विमर्श से संबंधित सवाल आ गया, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति किसने लिखी हुई। फिर नीचे आप देखेंगे तो आदिवासी विमर्श से भी आया। तो पेपर को कितने संतुलित ढंग से बनाने का प्रयास किया गया है वो आप भली बात यहाँ देख रहे होंगे, हर पोर्शन को देखने का प्रयास किया गया, ठीक है। आदिवासियों का संसार ये हो सकता है कि नई रचना के रूप में आपको हो, लेकिन विमर्श से रिलेटेड है। अजायब घर, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, खूब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, नया प्रश्न नहीं। तो आप अगर अलर्ट होकर आराम से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि इसी तरीके से सवाल पूछे गए हैं, कुछ उपाधियां भी पूछ ली गई, कुछ पुरस्कार भी पूछ लिए गए। तो नॉर्मली ही सवाल पूछे गए, बहुत कठिन नहीं पूछे गए। फिर से आप देख रहे हैं कि विधाओं से संबंधित सवाल आ गया, कहानी से रिलेटेड सवाल आ गया। फिर चंद्रगुप्त नाटक, जो भी यूजीसी नेट के सिलेबस में नाटक लगा हुआ, चाहे आप किसी भी परीक्षा के टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी के पाठ्यक्रम को आपको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। कम से कम जो वहां पर कहानियां दी गई हैं, उपन्यास दिए गए हैं, नाटक दिए गए हैं या फिर अन्य गद्य विधाओं में रचनाएं दी गई हैं, वो मानक रचनाएं, मतलब ये मानकर चला जा रहा है कि हर विद्यार्थी को इनको जानना ही चाहिए। तो आप एक बार यूजीसी नेट में जो भी लगे हुए हैं पोर्शंस उनको जरूर देखिए। बाकी आप जिन जिन महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में पढ़े होंगे वहां के सिलेबस को भी आपको थोड़ा सा अपने मन में रखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आप जाकर उसको प्रिंट आउट करा के रख लीजिए एक और पीडीएफ बढ़ा लीजिए, बल्कि ये बैठकर याद कीजिए कि आपने बीए के दौरान किन किन विधाओं को पढ़ा था, एमए के दौरान फिर किन नई विधाओं को आपने पढ़ा था। तो इतना काफी है। आप जो 10 साल बीए या फिर एमए में या पीएचडी में आपने अपने जीवन के दिए हैं उनको आपको फालतू में नहीं देखना है। किसी वन लाइनर किताब या किसी के नोट्स या किसी के पीडीएफ या कोचिंग में जाके अपने को पंगु नहीं बनाना है, अपने को कमजोर नहीं बनाना है। क्योंकि आपने अगर बीए किया तो उसमें भी तो हिंदी पढ़ा होगा, एमए किया तो उसमें भी पढ़ा होगा, पीएचडी किया तो उसमें भी पढ़ा होगा। तो इतना तो सक्षम हो ही जाएंगे कि इन बिना ताम झामों के भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बस अपने अतीत को याद करते हुए। हम अपने अतीत को याद करते हैं तो एक तरीके से इसको मैं क्रिकेट की शैली में बोलूं तो हम अपना रिप्ले देखते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जितना ज्यादा आप अपने को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने
पिछले साल की जो भी पढ़ाई हुई है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में, उनको भी गंभीरता से देखिए। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरा फोकस यही है कि आप सभी आत्मनिर्भर बनते हुए, किसी के पीछे पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। बस अगर अच्छी गाइडेंस आपको मिलती है तो आप खुद अपने पैरों पे धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए, फिर दौड़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा तेज नहीं दौड़ना है, बस नॉर्मली, जिससे कि आपका जीवन चलता रहे। देखिए यहाँ पर एक सवाल आ गया, एक आदमी रोटी बेलता सेकता खाता नहीं। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में है, इस पे मैंने बातचीत भी कर ली, ठीक है ना। तो कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं? आपके आसपास से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास से सवाल पूछ लिया गया। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये पेपर कक्षा 9वीं 10वीं के क्लास को पढ़ाने वाले टीचर्स का है? बल्कि आप देखेंगे कि ये पेपर कहीं न कहीं अच्छे स्तर का बनाया गया है और यूजीसी नेट की दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण पेपर हो सकता है, उसी पैटर्न पर बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक उपन्यास से सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं वैद्य जी का यहाँ पर उल्लेख किया गया, तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा। इसलिए एक बार फिर से मैं कहूंगा कि जो यूजीसी नेट के सिलेबस में उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना ये सब लगी हुई हैं, उनको आप अपने नोटबुक पर जरूर एक बार नोट कर लीजिए, चाहे प्रिंट करके रख लीजिए। ये उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा जरूरी है जो बार बार ये कहते हैं कि क्या ये वीडियो मेरे लिए है। अब उम्मीद है कि आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए, ठीक है। देखिए गैंग्रीन कहानी से रिलेटेड सवाल आ गया। अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में सूरदास को विषय बनाया है? तो आसान है, बस सवाल के पूछने का जो ढंग आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है, ठीक। एक सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया कि बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, क्योंकि उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। और कौन कौन सी कहानियां लिखी आपके मन में तुरंत आ भी गया होगा, क्योंकि मैं स्पेस छोड़ा हुआ हूँ, आपके मन में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो एक बार सारे काम धाम को छोड़ के आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा, फिर आपके अंदर एक एनर्जी लानी पड़ेगी। जब आपके अंदर एनर्जी खत्म हो तो आप राम की शक्ति पूजा जरूर पढ़िए, क्योंकि राम भी वहां पर परेशान होते हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा होती है, लेकिन वो हार नहीं मानते, फिर ऊर्जा अपने अंदर लाते हैं। वो भी अपने प्रतिभा को भूल जाते हैं, तो बाद में जामवन, हनुमान इत्यादि उनको बताते हैं कि आप में ये क्षमता है। तो मेरा रोल भी वही है, क्योंकि आपकी क्षमता से ही आ, जैसे कई बार आप क्रिकेट में देखते हैं ना, आप जब बॉलर बॉल करता है तो कुछ खिलाड़ी जो है उस गेंद की गति का प्रयोग करते हुए शॉट्स लगाते हैं और अच्छा स्कोर कर लेते हैं, अच्छा रन भी बनाते हैं। तो जो आपके अंदर गति है, उसी गति को हमें और बढ़ाना है। चीजों को समझिए, मैं कितना आपके लिए सोच रहा हूं। यहाँ पर देखिए गोदान से संबंधित सवाल आ गया। तो गोदान कोई बहुत हाशिए वाला हाशिए वाली रचना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो गोदान नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सवाल देख रहे हैं, नाटक से आ गया, देवसेना से रिलेटेड सवाल। फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें पैराग्राफ आया हुआ है, तो पैराग्राफ देखिए बहुत ही अच्छा पैराग्राफ यहाँ पर बनाया गया है और उसी पर आधारित 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ 5 क्वेश्चन इधर से बन गए, तो पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। फिर ललित निबंध से रिलेटेड 1-2 सवाल आए, बहुत ज्यादा नहीं, तो ये प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत ही इसको रख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की शुरुआत यहाँ से होती है और लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि विशेषण से सवाल पूछे गए हैं, विलोम से सवाल पूछे गए हैं, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, इनको नोट करते जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद संधि से सवाल पूछे गए, संधि से सवाल हो गए। फिर वाक्य विन्यास से रिलेटेड सवाल आ गए, ठीक। फिर शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी से संबंधित सवाल है, वाक्य से रिलेटेड लोकोक्तियां कुछ कुछ पूछ ली गई हैं। तो जो एक हिंदी व्याकरण का मुख्य विषय है वहीं से सवाल पूछा गया, बहुत कुछ नया नहीं। समाज से रिलेटेड सवाल आ गया, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से रिलेटेड सवाल आ गया, ठीक है ना। तो यहीं से सवाल बने हुए हैं ज्यादातर, और ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसे कि आप आराम से हल नहीं कर सकते। बस जरूरत है कि एक बार पैटर्न को समझने की और उसके हिसाब से तैयारी करने की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप 9वीं 10वीं के प्रश्न पत्र को देखने के बाद अब समझ गए होंगे कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है।
तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी 6ठी से लेके 8वीं तक की के शिक्षक बनना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम आगे बात करेंगे। तो कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।